क्या है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी? जब कोई कंट्री बैड इंटेंशन से किसी ऐसी छोटी कंट्री को लोन देती है जो कि उस क्रेडिटर कंट्री को लगता है कि उस लोन को टाइमली नहीं चुका पाएगी, और ऐसी सिचुएशन में उस डेटर कंट्री से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ़ायदे उठाए जा सकेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। यानी कि आपने अपने डेट यानी लोन के ट्रैप में किसी कंट्री को फंसा दिया और उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आकर आप डिप्लोमेसी से अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने चीन को $40 बिलियन यानी US डॉलर की करंट इंडियन वैल्यूएशन के हिसाब से 3000 अरब रुपए देने हैं। और अगर पाकिस्तान रुपए से US डॉलर की करंट वैल्यूएशन को देखें तो 6680 अरब रुपए देने हैं, जो कि चीन की सीपेक इन्वेस्टमेंट्स के एवज में दिए जाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना 2013 से पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट से बनवा रहा है। ये चाइना के $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक पार्ट है। BRI से चाइना एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लगभग 70 कंट्रीज़ को लिंक करना चाहता है। ग्वादर से, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ने वाली पोर्ट सिटी है, ये कॉरिडोर पाकिस्तान से होता हुआ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करता है और वहाँ से फिर चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में काशगर तक जाता है। सीपेक की लेंथ 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का मैप। एक्चुअली में ये चाइना की एक बहुत बड़ी एम्बिशियस थिंकिंग है। इसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कई सिटीज़ को लैंड रूट यानी ज़मीनी तरीके से और मैरीटाइम रूट यानी समुद्री तरीके से लिंक करने का प्लान है। चाइना ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पावर बढ़ती जा रही है, उसका दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है। चीनी सामानों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना और दूसरे देशों से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे इनपुट्स को लेना चीन की ह्यूज इकोनॉमी की नीड है। तो इसी बढ़ते हुए ट्रेड के मद्देनज़र रखते हुए चीन ने 2013 में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा क्योंकि चीन एक वर्ल्ड पावर बन गया है, तो उसे दूसरी कंट्रीज़ का सपोर्ट भी चाहिए। BRI से लगभग 70 कंट्रीज़ को अपने से लिंक करने की एक्सपेक्टेशन से चीन इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके उन देशों में चीन का सॉफ्ट कॉर्नर बना के उन देशों को अपने साथ मिलाना चाहता है। हालांकि क्रिटिक्स तो ये कहते हैं कि चाइना ऐसा करके अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते वो इन देशों में मैसिव इन्वेस्टमेंट करके इनको चाइनीज़ डेट में फंसा के अपने लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशंस निकालना चाहता है। ये चीज़ स्पेसिफिकली BRI में पड़ने वाली डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में कही जा रही है। अब सीपेक से हो रहे चाइनीज़ फ़ायदे को देखते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल एक नेचुरली अकरिंग, बिना रिफाइन किया हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स और उसके अलावा कई ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल और कई और टाइप्स के पेट्रोकेमिकल्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो इस साल मई में चाइना ने 11.3 मिलियन बैरल्स पर डे यानी 1,13,00,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। एक बैरल 158.987 लीटर्स होता है। यानी चाइना ने मई में हर रोज़ 1 अरब 80 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। इसी पीरियड में चाइना का डोमेस्टिक आउटपुट यानी जो चाइना के अंदर ही क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हुआ, वो 3.88 मिलियन बैरल्स पर डे यानी लगभग 39 लाख बैरल्स पर डे था। तो इससे अगर चाइना की मई की क्रूड ऑयल डिमांड देखें तो वो थी 15.18 मिलियन बैरल्स पर डे यानी कि लगभग 2 अरब 41 करोड़ लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे।
और ये तब है जब कोरोना वायरस की वजह से चाइना और बाकी दुनिया की भी सारी इकोनॉमीज़ में बुरी तरह से रिसेशन है। हालांकि मई में ही चाइना के रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्ट्स बढ़कर 1 मिलियन बैरल पर डे हो गए। इससे एनालिस्ट ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इस पीरियड में रिसेशन की वजह से चाइना में क्रूड ऑयल की इंटरनल डिमांड कम ही रही है और वो क्रूड ऑयल की स्टॉक पाइलिंग कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि 2019 की फिगर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की टोटल क्रूड ऑयल कंजम्पशन 100 मिलियन बैरल्स पर डे है, जिसमें 19.4% शेयर के साथ यूएस नंबर 1 पर है, 14% शेयर के साथ चाइना नंबर 2 पर है और 5.2 शेयर के साथ इंडिया नंबर 3 पर है। वापस आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलाका 890 किलोमीटर का वाटर स्ट्रेच है मलय पेनिनसुला और सुमात्रा, जो कि इंडोनेशियन आइलैंड है, इनके बीच। स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। उसके अलावा चीनी नेवल शिप्स और चीन से आने जाने वाली मर्चेंट शिप्स का भी रूट मेजरली स्ट्रेट ऑफ मलाका से पास करता है। 2019 में चाइना के क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स में से 80% स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए गए। पर 2019 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरते हैं उनका सिक्योरिटी लेवल बढ़ा के लेवल 3 कर दिया था, जो कि हाईएस्ट है। ऐसा मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ने के कारण जो ग्लोबल शिपिंग लाइंस पर इम्पैक्ट पड़ा था उस वजह से, और साथ ही साथ पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों के डर से किया गया था। पर तब से अब तक तो हालात चाइना के लिए और भी बदतर हो गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में चाइना की वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और बाकी भी कई देशों के साथ टकरार के चलते, साथ ही साथ भारत की नेवल शिप्स की इंडियन ओशन में बढ़ती हुई प्रेजेंस के चलते, यूएस वॉरशिप्स की साउथ चाइना सी में प्रेजेंस के चलते, चाइनीज़ मर्चेंट शिप्स की साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलाका और इंडियन ओशन से आवाजाही और भी ज़्यादा रिस्की हो गई है। साथ ही साथ ये रूट लंबा और महंगा तो पहले से ही था। इस खतरे के चलते चाइना को एक ऐसा रूट मिला जिससे कि उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान न केवल ज़्यादा सेफ रहेगा बल्कि जल्दी भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, और छोटा रूट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। ये रूट है सीपेक का। चाइना मिडिल ईस्ट, ईरान और अफ्रीका से जो भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो अब चाइना बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट से लैंड रूट के ज़रिए अपने देश में पहुंचा सकता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि अभी जो रूट है वो नीचे की ब्लैक कलर लाइन है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि थोड़ा रूट चेंज करके अगर ग्वादर पोर्ट से सामान अगर चाइना तक जाता है तो कितना फ़र्क पड़ रहा है। और ऐसा ही फ़ायदा चाइना के एक्सपोर्ट्स के केस में भी होता है। अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए ही चाइना ने सीपेक का कंसेप्ट 2013 में सोचा था। सीपेक से पाकिस्तान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का विजन रखा गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही गई थी। पर तब से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान चाइना के कर्ज तले बहुत बुरी तरह दब तो ज़रूर गया है। सीपेक की फंडिंग चाइनीज़ कंपनीज, चाइनीज़ बैंक्स के लोन्स और चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोन से हुई है। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट, जो कि क्रूड ऑयल के डिपॉजिट से भरा हुआ है, उसके साथ चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बढ़ाने के लिए सीपेक बहुत सिग्निफिकेंट है। और कुछ टाइम से मिडिल ईस्ट चाइना का सबसे बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स का सोर्स बन गया है। अब चीन की इस फेरी टेल में फ्लिप साइड ये है कि सीपेक 3 ऐसे रीजन से गुजरती है जहाँ के लोग अपनी सरकार के जुल्मों से तंग आ चुके हैं और अपने को उस देश से अलग करना चाहते हैं। बलूचिस्तान, जहाँ के लोग पाकिस्तानी आर्मी
और सरकार के जुल्मों को सालों से सह रहे हैं। पीओके जहां हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पीओके की डेवलपमेंट में तो कतई भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहाँ तो बस आतंकी कैंप्स चलाए जा रहे हैं। पीओके के लोग चाहते हैं कि वो भी इंडिया में आ जाएं ताकि उन लोगों को भी डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी मिले। इसके अलावा सिंजियांग प्रोविंस में जहाँ तक सीपेक जाती है, एथनिक उइगर मुसलमान चाइना के जुल्मों से बहुत दुखी हो चुके हैं और अपने रीजन को चाइना से अलग करना चाहते हैं। बलोच लोग ओरिजिनली ईरान के निवासी थे जो कि ट्रेडिशनली बंजारे थे, पर धीरे धीरे एग्रीकल्चर, गाय, ऊंट, भेड़ बकरी पालना, कारपेट मेकिंग और एम्ब्रॉयडरी में ये लोग जाने लगे। ये लोग मुस्लिम हैं और बलोची बोलते हैं, जो कि एक नॉर्थ वेस्टर्न ईरानी लैंग्वेज है। कई सेंचुरीज की माइग्रेशन में 70% बलोच लोग उस रीजन में आकर सेटल हुए जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान का बलोचिस्तान और इसके अलावा सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस में भी सेटल हुए। इसके अलावा बलोच लोग ईरान, अफ़गानिस्तान और अरेबियन पेनिनसुला की कई जगहों में रहते हैं। पाकिस्तान में ये लोग वहाँ की नेशनल पॉपुलेशन का 3.6% है। बलूचिस्तान प्रोविंस नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, लेकिन वहाँ की आबादी काफ़ी कम है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार इस बात का सालों से फ़ायदा उठाती आई है और बलोच लोगों पर अत्याचार करती आई है। बलोच लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देना, मास मर्डर्स, मास रेप्स, ये सब सालों से चला आ रहा है। बलोच लोगों की शिकायत है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज से लोकल पॉपुलेशन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और बल्कि वो तो सालों से पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म ही सहन करते आ रहे हैं। सीपेक की वर्कफोर्स में 10,000 चाइनीज़ लोग हैं। ऐसा होने से बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज़ में चाइनीज़ वर्कर्स की प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर ग्वादर में 5 लाख चाइनीज़ लोगों के लिए एक सिटी बना रहे हैं। 3.6 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में बनने जा रही यह इंटरनेशनल पोर्ट सिटी पूरी तरह गेटेड होगी। ये एक चाइनीज़ ओनली सिटी होगी, यानी कि यहाँ केवल चाइनीज़ लोग ही रहेंगे। चाइना ने ऐसी सिटीज़ अपने नेशनल्स के लिए अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में भी बनाई हुई हैं। अब अपनी ज़मीन पर हो रहे इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से बलोच लोग, जो कि पहले ही लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और उसके ऊपर से पाक आर्मी और सरकार के बढ़ते जुल्मों से परेशान हैं, और भी ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। और तभी सीपेक पर 2013 से बेशुमार टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। 2017 से 2019 के बीच ही 5 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, जिनमें लेटेस्ट है मई 2019 का ग्वादर में लोकेटेड पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल अटैक, जिसमें टेररिस्ट चाइना के बनाए इस होटल में घुसकर 5 होटल स्टाफ को मार गए थे। 2017 में चाइनीज़ फर्म्स के कंसोर्टियम ने पाकिस्तान एक्सचेंज में 40% इक्विटी एक्वायर करी थी $85 मिलियन में। ये स्टेक सेल पाकिस्तान ने सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स निकालने के लिए करा था। इससे चाइना की पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में भी एंट्री हो गई थी। और इसी साल जून में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें अटैकर्स ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि क्योंकि ये चाइनीज़ कंसोर्टियम के द्वारा पार्टली ओन्ड है, इस वजह से वो इस पर अटैक कर रहे हैं। इस अटैक में 4 गनमैन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन एक शूटआउट में वो सब मारे गए। गनमैन के द्वारा ग्रेनेड्स फेंके जाने की भी खबरें थी। इस अटैक की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली, जो कि बलोच लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहा एक प्रोमिनेंट ग्रुप है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने चीनी लोगों को बलूचिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन और बलोच लोगों की किलिंग्स के लिए जिम्मेदार बताया है। 2018 में कराची में लोकेटेड चाइनीज़ कॉन्सुलेट के अटैक में भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना हाथ बताया था। उसके अलावा
पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स पर भी कई अटैक्स हो चुके हैं। 2018 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट में पाकिस्तान के साथ अलायंस कर रही हर नॉन इस्लामिक कंट्री को अपना टारगेट बताया है और इस लिहाज से चाइना भी इनका टारगेट है। टीटीपी ने चाइना की एथनिक उइगर मुसलमानों की पॉपुलेशन पर उनकी सरकार के जुल्मों की खिलाफत की है। आखिर ये उइगर मुसलमान हैं कौन? इस पर हम इसी टॉपिक की एक अपकमिंग वीडियो में डिटेल्स डालेंगे। 2012 में इसी टीटीपी ने चाइनीज़ टूरिस्ट पर एक डेडली अटैक किया था, जिसे उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का रिवेंज बताया था। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तब इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया था और क्योंकि चाइना सरकार के द्वारा शिनजियांग के री एजुकेशन कैंप्स में उइगर मुसलमानों का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है, तो इस चीज़ के मद्देनज़र ये पॉसिबल है कि यह ग्रुप पाकिस्तान में चाइनीज़ इंटरेस्ट को टारगेट करता रहे। इस्लामिक स्टेट की लोकल ब्रांच आईएसकेपी ने भी चाइना की पाकिस्तान में प्रेजेंस पर इतराज़ किया है और चाइना को मुस्लिम्स का ऑपरेसर बताया है। जून 2017 में इस ग्रुप ने 2 चाइनीज़ लोगों को बलूचिस्तान में किडनैप और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया था। चाइना पाकिस्तान में अपने सिटीजन्स और इंटरेस्ट पर हो रहे अटैक्स पर बहुत परेशान है और उसने ये इशू पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ टाइम एंड अगेन उठाई है। सीपेक चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की वजह से ये फेल हो जाए। ये एक बड़ा रीज़न है कि चाइना ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस में ब्लैकलिस्ट करने का प्रपोज़ल, जो इंडिया ने 2009 में उठाया था और जिसे चाइना ने कई बार वीटो कर दिया था, उस पर से 2019 में अपना होल्ड हटा दिया, जिस वजह से मसूद अजहर को यूएन के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। चाइना ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर दोनों कंट्रीज़ का बायलैटरल ट्रेड यूएस डॉलर की बजाय चाइनीज़ युआन में करने के लिए एग्री किया है। इसकी वजह है पाकिस्तान में बुरी तरह डिप्लीटेड डॉलर रिजर्व्स। कोई कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो पेमेंट मोस्टली यूएस डॉलर्स में होती है, क्योंकि डॉलर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है। डॉलर रिजर्व्स का कम होना मतलब कि बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने पर पेमेंट्स करने की दिक्कत। तो देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान का क्या हाल है। चाइना के पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डॉलर रिजर्व्स हैं एट 3101 बिलियन। इंडिया के पास वर्ल्ड के 5th हाईएस्ट डॉलर रिजर्व्स हैं एट 516 बिलियन। पाकिस्तान इस मामले में वर्ल्ड में 74th पोजीशन पर आता है, जिसके डॉलर रिजर्व्स केवल 12 बिलियन हैं, जो कि नेशंस के पर्सपेक्टिव में देखे जाएं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कीनिया, क्यूबा, कंबोडिया जैसे देशों में भी इससे ज़्यादा डॉलर रिजर्व्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने मैंडरिन, जो कि ऑफिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज है, वो पढ़ाई जा रही है। कई लोग मैंडरिन को एम्प्लॉयमेंट गेटवे की तरह मान रहे हैं, जिससे कि उन्हें सीपेक प्रोजेक्ट में कोई जॉब मिल जाएगी। चीन मैंडरिन इसलिए सिखा रहा है ताकि उसका पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन बेटर हो। कई एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तानी सोसाइटी में चाइनीज़ कल्चरल इन्वेजन मानते हैं और कई तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म में कॉलोनीज़ के लोगों को इंग्लिश सिखाई गई ताकि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्शन सही से कर सकें, उसी तरह से 21st सेंचुरी का चाइना, जो कि इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस रखता है, अपने वसाल स्टेट यानी पाकिस्तान में मैंडरिन सिखा रहा है। बहरहाल रीज़न जो भी हो, बॉटम लाइन ये है कि सीपेक चाइना का एक बहुत बड़ा स्कैम है। सीपेक रूट से चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को तो एक बेटर और वाइबल रूट मिल ही गया, साथ ही साथ सीपेक के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को ही। इससे चाइनीज़ पैसा जो पहले पाकिस्तान को गया, वो पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी पेमेंट्स के तौर पे वापस चाइना चला गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेट पड़ गई पाकिस्तानी सरकार पर। उसके ऊपर से करप्ट चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए करप्ट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए।
और साथ साथ अपना भी प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए बिल्स को इन्फ्लेट किया। तो इससे सीपेक की प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गई। 2017 में ही ये कॉस्ट बढ़ के $62 बिलियन हो गई थी। तो चीनी सरकार, करप्ट चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स, करप्ट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स तो फायदे में रहे, पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज चढ़ गया पाकिस्तान की आम जनता पर। सीपेक के गुणगान में कभी न थकने वाली पाकिस्तान की जनता इस बात को सही से समझ नहीं पा रही है कि वो कर्ज के कितने बड़े दलदल में फंस चुकी है, जहां से उसे बाहर निकालना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो क्या, किसी के भी बस में नहीं होगा। नेपाल गवर्नमेंट ने चाइना के साथ $2.4 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एग्रीमेंट्स करे हैं। इनमें एक प्रोजेक्ट नेपाल से तिब्बत तक रेलवे लाइन बनाने का है। अब जैसा कि हमने पाकिस्तान के केस में बताया, वैसा ही यहाँ भी है कि प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनीज को ही दिया जाएगा और नेपाल गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करने की छूट भी नहीं मिलेगी। पोखरा नेपाल में चाइना एक नया एयरपोर्ट और उसके अलावा कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है। नेपाल की प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन की ही है, जिसके चलते नेपाल के इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं। और क्योंकि चाइना नेपाल में काफ़ी पैसा फेंक रहा है, तो नेपाल गवर्नमेंट भी चाइना के इशारों पर ही काम कर रही है। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को मधेशी लोगों के इंटरेस्ट में नहीं माना गया। मधेशी लोग इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो नेपाल में बसे हुए हैं। मधेशी लोगों ने काठमांडू से फुल ऑटोनॉमी डिमांड की। नेपाल सरकार ने भारत को मधेशी लोगों को सपोर्ट करने और नेपाल द्वारा इंडिया से इंपोर्ट होने वाले पेट्रोलियम, मेडिसिन्स और बाकी सप्लाईज को रोकने और ब्लॉकेड लगाने का आरोप लगाया। भारत ने जवाब में कहा कि सप्लाई मधेशी प्रोटेस्टर्स के द्वारा इम्पोज ब्लॉकेड की वजह से डिसरप्ट हुई हैं। यहाँ आपको बता दें कि क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ नेशन है, तो उसकी सारी पेट्रोलियम और कई सारे बाकी सामानों की सप्लाई इंडिया से आती है। लगभग 300 फ्यूल ट्रक्स डेली इंडिया से नेपाल जाते हैं, जो कि ब्लॉकेड के दौरान 5 से 10 फ्यूल ट्रक्स तक ही लिमिटेड रह गए थे। तो ब्लॉकेड में न केवल पेट्रोलियम बल्कि मेडिसिन और अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल्स की भी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। आपको याद होगा कि अप्रैल 2015 में नेपाल में हैवी अर्थक्वेक आया था, जिसमें 9000 लोग मारे गए थे और 22,000 इंजर्ड हुए थे। दरअसल नेपाल में नए कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कई चाइनीज़ हाई लेवल ऑफिशियल्स ने नेपाल विजिट की थी और उसी तरह नेपाल से भी कई लीडर्स ने चाइना की विजिट्स की थी। इससे भारत में शक पैदा हुआ, जो कि यकीन में तब बदल गया जब नेपाल की 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भारत को बताए बिना नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया। नॉर्मली नेपाल पर भारत का इतना इन्फ्लुएंस रहा है कि वो कोई भी बड़ा डिसीजन भारत को बताए बिना नहीं लेता। वापस आते हैं। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से नेपाल सरकार को फ्यूल राशनिंग करनी पड़ी। गैस स्टेशंस और पेट्रोल पंप्स पर लंबी क्यूज लग गई। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने फॉरेन फर्म्स को एसेंशियल सप्लाईज नेपाल में एयरलिफ्ट करने की अपील करी। नेपाल और इंडिया के खराब रिलेशंस का फ़ायदा चाइना ने उठाया और 1.3 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल नेपाल को देने की बात करी। चाइना ने नेपाल को अपने 4 सी पोर्ट्स और 3 लैंड पोर्ट्स यूज़ करने की भी परमिशन दे दी, ताकि नेपाल को आने जाने वाला सामान वहाँ से पास कर सके। तब से नेपाल चीन के और भी क्लोज हो गया और नेपाल भारत रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। अभी रिसेंटली नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा टेरिटरीज़ को अपना पार्ट बताते हुए इंडिया को काफ़ी अपसेट कर दिया है। नवंबर 2019 में इंडिया ने काला पानी को मैप में अपनी टेरिटरी बताया था, जिस पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया था। काला पानी, जो कि लार्जली एक वैली है, कैलाश मानसरोवर के रूट में 3600 मीटर के ऑल्टीट्यूड में पड़ती है। यह भारत के उत्तराखंड स्टेट और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश को बॉर्डर करती है। इंडिया काला पानी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मानता है और नेपाल उसे अपने धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मानता है।
इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को नेपाल द्वारा अपना पार्ट बताने की हरकत से इंडो नेपाल रिलेशंस और भी खराब हो गए हैं। भारत का मानना है कि नेपाल की इन हरकतों के पीछे चाइना की शय है। खैर वापस आते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर दूसरे देशों के बुरे एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हुए नेपाल में भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स इम्प्रैक्टिकल हैं और नेपाल को चाइना के डेट ट्रैप में फंसा देंगे। लेकिन नेपाल जैसी कैश आउट कंट्री को तो चीनी पैसा दिख रहा है और उसके लालच में अंधी हुई अपनी ही बर्बादी की कहानी लिखने पर तुली हुई है। बांग्लादेश में भी चीन ने $21.5 बिलियन की वैल्यू के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डील्स करी हैं। साउथ एशिया में पाकिस्तान के बाद चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में की रही है। यहाँ भी क्रिटिक्स का ये कहना है कि चाइनीज़ पैसे पर डिपेंडेंस बांग्लादेश को चाइना का मोहताज बना देगी। श्रीलंका शायद चाइनीज़ डेट ट्रैप से अभी तक की सबसे बुरी तरह अफेक्टेड कंट्री है। श्रीलंका में 1983 से 2009 तक सिविल वॉर रहा, जिस दौरान वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोरिंग्स का सहारा लिया। चाइना ने मौका देकर इजी लोन्स प्रोवाइड कर दिए। श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजापक्सा ने, जो कि 2010 से 2015 तक पावर में रहे, चाइना के लिए मानो श्रीलंका में रेड कारपेट बिछा दिया। इस पीरियड में चाइना ने $4.8 बिलियन के लोन्स श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट, एक नया एयरपोर्ट, हाईवेज, पावर प्लांट वगैरह बनाने के लिए दिए। और 2016 तक चाइना ने श्रीलंका को $6 बिलियन तक का लोन दे दिया था। चाइना के लोन्स में से $1.5 बिलियन हम्बनटोटा पोर्ट बनाने में लग गए। 2017 में श्रीलंका पर $1.1 बिलियन का डेट राइट ऑफ करके चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट पर 99 ईयर्स का लीज ले लिया। ये पोर्ट अब चाइना की एक स्टेट ओन्ड कंपनी, चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी, ऑपरेट करती है। चाइना को इंडियन ओशन में इंडिया के जस्ट नीचे बड़ी ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर एक पोर्ट मिल गया। श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजापक्सा के भाई हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में हम्बनटोटा पोर्ट डील को खारिज करने की बात कही थी, पर चाइना ऐसा कभी करेगा नहीं। उसके लिए ये पोर्ट कमर्शियली और मिलिटरीली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चाइना इस पोर्ट को इंडिया के खिलाफ मिलिटरीली और स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर सकता है। बात यही ख़त्म नहीं हो जाती है। चाइना श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में $1.4 बिलियन की लागत से पोर्ट सिटी नाम की हांगकांग स्टाइल मेट्रोपोलिस बना रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि श्रीलंका की कर्ज में फंसी हुई सरकार इसकी पेमेंट करने में भी इनकेपेबल है। इस वजह से कुछ टाइम के बाद इसका भी वही हाल होना है जो हम्बनटोटा पोर्ट का हुआ है। और उधर चाइना तो पाकिस्तान की ही तरह श्रीलंका को भी अपना वसाल स्टेट बनाने के लिए चाले चले ही जा रहा है। – 2019 में चाइना और ईरान की एक डील के अकॉर्डिंग चाइना ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए $280 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा चाइना $120 बिलियन ईरान के ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए लगाएगा। इस सबसे चाइना को ईरान की कई मेजर सेक्टर्स में एंट्री मिल जाएगी। ईरान BRI का सिग्नेटरी भी है। इन सब के अलावा डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी ये दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी। ईरान चाइना को अपना ऑयल खरीदने पर डिस्काउंट्स भी देगा। ईरान ऑयल प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आता है। US सैंक्शंस लगने पर ईरान बहुत कैश ट्रैप्ड हो गया है। चीन इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और फेवरेबल रेट्स पर ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है। ईरान की मिलिट्री बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं। ईरान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है और वह चीन जैसी वर्ल्ड पावर को अपने साथ मिलाना चाहता है। ईरान की इकोनॉमी को पैसा चाहिए जो कि चीन उसे दे सकता है। ऐसे में चीन और ईरान एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक अलाइज बनकर सामने आए हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की रेजिम ने चाइना के सपोर्ट के एवज में अपने कुछ आइलैंड्स चाइना को 25 साल के लिए हैंडओवर कर दिए हैं। ईरान में हालात काफ़ी ख़राब हैं
और वहाँ की रेजिम किसी भी तरीके से पावर में बने रहना चाहती है। ईरान की साइबर स्पेस में भी चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो वो किसी भी ऐसे रेजोल्यूशन को वीटो कर सकता है जो कि ईरान के खिलाफ हो। यहाँ आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 1953 में इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की पेशकश की थी। ये सीट तब तक ताइवान होल्ड कर रहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑफर ठुकराते हुए इस सीट को चाइना को देने की बात कही थी। ये बात कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल शशि थरूर ने अपनी बुक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखी है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता तो उसे कितने एडवांटेजेस होते। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाइना की वीटो पावर की वजह से मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमें 10 साल इंतज़ार करना पड़ा, जो कि इस केस में हमें नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भी चीन खुद को और पाकिस्तान को बचाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के द्वारा लाए गए कई प्रपोजल्स को वीटो कर चुका है। हमारी पिछली सरकारों की गलतियों का खामियाजा हमें न जाने किस किस तरीके से चुकाना पड़ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया चाइना की ग्वादर पोर्ट पर प्रेजेंस को काउंटर करना चाहता है, और साथ साथ क्योंकि ईरान इंडिया का एक काफ़ी बड़ा ऑयल प्रोवाइडर रहा है, तो वहाँ से ऑयल इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना लैंड रूट के बजाय सी रूट से ज़्यादा आसान है, क्योंकि लैंड रूट में बीच में पाकिस्तान भी पड़ता है। 2016 में इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट एरिया की डेवलपमेंट के लिए $8 बिलियन की डील साइन करी थी। उसके अलावा चाबहार पोर्ट को न केवल ईरान बल्कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की बाकी कंट्रीज़ के लिए भारत का गेटवे भी माना गया है। चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट से केवल 72 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और क्योंकि चाबहार पोर्ट अफ़गान बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो भारत को अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए भी चाबहार पोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट के कितना पास है, और किस तरह चाबहार पोर्ट से इंडिया पाकिस्तान को अवॉइड करके अफ़गानिस्तान में जा सकता है। पर ईरान में चाइना की बढ़ती इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंस के चलते भारत को काफ़ी चिंता होने लगी है। लेटेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग इंडिया के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में फॉरेन ऑयल की रिलायंस 84% तक हो गई है। 2018-19 में इंडिया ने ईरान से 23.5 मिलियन टन्स ऑयल बाई किया था। इंडिया का उस पीरियड में ऑयल इंपोर्ट्स का टोटल बिल नियरली $112 बिलियन था। ईरान इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है आफ्टर इराक एंड सऊदी अरेबिया। इसके अलावा बाकी बेनिफिट्स भी, जैसे 60 डे क्रेडिट पीरियड, फ्री इंश्योरेंस एंड शिपिंग, ईरान इंडिया को देता रहा है, जो कि बाकी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ नहीं देती हैं। इंडिया ईरान के साथ चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर भी काम करने में इंटरेस्टेड था। चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन से पोर्ट पर आने जाने वाला सामान इंटीरियर्स तक ले जाया जा सकता है। टू 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दी थी। इन सैंक्शंस के चलते इंडिया के अलावा 7 और देशों को इस शर्त पर वेवर्स मिले थे कि वे कंट्रीज़ धीरे धीरे ईरानियन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगी। चाबहार पोर्ट को भी सैंक्शन से एग्जम्पशन मिल गया था। इंडिया के अलावा चाइना, इटली, ग्रीस, साउथ कोरिया, जापान, टर्की और ताइवान को भी एग्जम्पशंस मिले थे। यहाँ आपको बता दें कि चाइना और इंडिया ईरानियन क्रूड ऑयल के टॉप 2 बायर्स हैं। भारत ने यूएस से एग्जम्पशन ये कहकर लिया था
क्योंकि ईरानियन ऑयल की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स वो इंपोर्ट करता है, तो उसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने में टाइम लगेगा। और अगर ईरानियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए तो सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चाबहार पोर्ट के लिए इंडिया ने एग्जाम्पशन इस ग्राउंड पर लिया कि क्योंकि वहाँ से सामान अफ़गानिस्तान पर लाया ले जाया आसानी से जा सकता है, तो इससे अफ़गानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में मदद मिलेगी, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की साउथ एशिया पॉलिसी का की एलिमेंट है। 2017 में इस पोर्ट की इनॉग्रेशन के बाद से इंडिया ने 110,000 टन्स ऑफ व्हीट और 2,000 टन्स ऑफ पल्सेस अफ़गानिस्तान में शिप करे हैं। आपको ये भी बता दें कि यूएस के ईरान सैंक्शंस के चलते अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग और यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस को $39 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा था। खैर, अब इंडिया की दुविधा ये रही कि हालांकि चाबहार पोर्ट पर तो उसे एग्जम्पशन मिल गया, पर यह क्लैरिटी नहीं रही कि पोर्ट से रिलेटेड बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवेज भी एग्जेम्प्टेड हैं कि नहीं। इंडिया ने ईरान को ट्रैक्स और रेक सप्लाई करने का कमिटमेंट किया था, पर क्योंकि स्टील एग्जेम्प्ट नहीं है तो इंडिया यूएस से पहले इसके लिए कंसेशन चाह रहा है, जिसके बाद फिर इंडिया ये चीज़ें ईरान को सप्लाई करेगा। इस साल नवंबर में यूएस में इलेक्शंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोई बिडेन, जो कि डेमोक्रेट हैं, वो खड़े हैं। अगर जोई बिडेन पावर में आ जाते हैं तो शायद ईरान पर सैंक्शंस हटा दें, जिससे इंडिया को काफ़ी राहत मिलेगी। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो ईरान के मामले में भारत की मुश्किलें बनी रहेंगी। ईरान पर यूएस और चाइना के जियोपॉलिटिकल राइवलरी में इंडिया बीच में फंस गया है। चार लाख लोगों की आबादी वाले मालदीव्स ने, जिसका 2019 का जीडीपी केवल $5.7 बिलियन है, चाइना को $1.5 बिलियन पे करने हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोली की न्यू गवर्नमेंट, जो कि इंडिया के करीब मानी जा रही है, उसका कहना है कि अब्दुल्ला यामीन की प्रीवियस गवर्नमेंट, जो कि चाइना के ज़्यादा क्लोज थी, उसने चाइना से बहुत ज़्यादा डेट उठाई थी और बिल्स को इन्फ्लेट करवा के मालदीव्स के करप्ट ऑफिशियल्स को पर्सनल गेन्स करवाए थे। नई गवर्नमेंट ने चाइना को आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिड्यूस करने, इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करने और रीपेमेंट शेड्यूल्स को चेंज करने के लिए कहा है। 2.1 किलोमीटर की लेंथ वाले फ्रेंडशिप ब्रिज को मालदीव्स में चाइनीज़ डेट इन्वेस्टमेंट का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल माना जाता है। $210 मिलियन की कॉस्ट से बने इस ब्रिज में $126 मिलियन चाइनीज़ गवर्नमेंट ग्रांट और $68 मिलियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से लगे हैं। इंडिया हिस्टोरिकली मालदीव्स का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, पर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन के अंडर इंडिया मालदीव्स रिलेशंस काफ़ी डिटेरियोरेट कर गए थे। ऐसा मालदीव्स की चाइना के साथ बढ़ती क्लोजनेस के कारण हुआ था। पर जब मालदीव्स में नई सरकार बनी, तब इंडिया ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए नई सरकार के साथ टर्म्स को बेहतर करने की पहल की। लास्ट दिसंबर जब सोली इंडिया आए, तब इंडिया ने $1.4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस मालदीव्स को दी और इससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस फिर से बेटर हो गए। मालदीव्स में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का बूम 2014 से आना शुरू हुआ, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वहां विज़िट किया। ये किसी भी चाइनीज़ हेड ऑफ स्टेट की पहली मालदीव्स विज़िट थी। और चाइना के मालदीव्स में इंटरेस्ट का कारण केवल उसकी इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। मालदीव्स के अंडर 1200 आइलैंड्स आते हैं, जो कि 850 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैले हुए हैं और इंडियन ओशन में 8,59,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मालदीव्स क्लेम करता है। और इंडियन ओशन से ही चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप का ट्रेडिंग रूट निकलता है। शी जिनपिंग की फर्स्ट मालदीव्स विजिट के एक साल पहले ही चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कंसेप्ट लॉन्च किया था। हालांकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट लगता है, पर इसकी आइडिएशन के बाद चाइना की कंपनीज़ ने एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका वगैरह में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना और बनाना शुरू कर दिया है। चाइनीज़ डेट ट्रैप में फंसी हुई कंपनीज़ को मलेशिया से काफ़ी लेसन्स मिल सकते हैं। महातिर मोहम्मद,
जो कि 1981 से 2003 तक मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, अपना रिटायरमेंट छोड़कर 2018 में फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन्होंने अपने प्रेडिसेसर नजीब रज़ाक पर चाइना के हाथों बिक जाने का आरोप लगाया। महातिर नजीब रज़ाक द्वारा गारंटेड प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना चाहते थे, जिनमें $13 बिलियन की ईस्ट कोस्ट रेल लिंक पर्टिकुलर है। महातिर मोहम्मद की फर्स्ट टर्म में उनकी चाइना के साथ काफ़ी बनती थी, क्योंकि वे चाइना की ही तरह एंटी वेस्टर्न स्टैंड लेते थे और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करते थे। चाइनीज़ उनको ओल्ड फ्रेंड मानते हैं। अपने ब्लंट एटीट्यूड से फेमस महातिर ने चाइना की एक विजिट में न्यू कॉलोनियलिज्म के लिए देशों को वार्न किया था। हालांकि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था, पर उनका इशारा क्लियर था। लेकिन साथ ही साथ महातिर ने यह भी क्लियर किया था कि वे चाइना के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने चाइना में हुआवे के ऑफिस को भी विजिट करके अपना सपोर्ट शो किया था। तो मलेशिया और चाइना चाहते थे कि प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूड रहें, पर उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। कुछ टाइम बाद दोनों साइड्स ने डील कर ली। चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स की ओरिजिनल कॉस्ट में 30% अमाउंट रिड्यूस कर दिया। फिलीपींस $26 बिलियन, इंडोनेशिया $17.7 बिलियन, म्यांमार $4 बिलियन, मंगोलिया, वियतनाम, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एट्सेट्रा भी कई ऐसी एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार बन चुकी हैं। तो आपने देखा किस तरह चाइना ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से एशिया की कितनी सारी कंट्रीज़ को फंसा दिया है। यहाँ पर वाकई चाइना ड्रैगन की स्पीड से चाले चल रहा है। फ्रेंड्स, आप ये सोचेंगे कि इस सब से कॉमन मैन को क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा है कि इससे कॉमन मैन को बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो चाइना जो अपने आर्मी बेसिस अलग अलग कंट्रीज़ में बना रहा है, वहाँ से वो वॉर के केस में इंडिया को मिलिटरीली घेर सकता है। दूसरा, आप ये देखिए कि चाइना किस तरह से अपनी ह्यूज ऑयल की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एवेन्यूज़ बनाया जा रहा है। ऑयल के अलग अलग सप्लाई सोर्सेज होने की वजह से वो अपनी ऑयल की सप्लाई को कैसे स्ट्रीमलाइन रख सकता है। इससे अपने देश में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल रखने में भी चाइना को काफ़ी मदद मिलेगी। इंडिया की भी फील्ड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पर वो चाइना की तरह उसको फुलफ़िल करने के लिए उतना एग्रेसिवली सोर्सेज नहीं ढूंढ रहा है। फ्यूचर में अगर इंडिया की फ्यूल सप्लाई डिसरप्ट होती है तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और एज अ रिज़ल्ट दूसरी कमोडिटीज़ का प्राइस भी बढ़ेगा। उस केस में कॉमन मैन बढ़ती महंगाई से परेशान होता हुआ सरकार को ब्लेम करेगा, लेकिन वो उस बढ़ती महंगाई के पीछे की डायनामिक्स नहीं समझ पाएगा। इसलिए सारी बातें कॉमन मैन को बहुत अफेक्ट करती हैं। और इधर हमारा भारत इन मामलों में हाथी जैसी ही धीमी चाल चल रहा है। गलवान में तो भारत ने चीन की हालत ख़राब कर दी थी, पर जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि वी मे हैव वन द बैटल बट द वॉर इज स्टिल ऑन। और ये वॉर एक ग्लोबल फ्रंट पर है। फिलहाल तो चीन इस वॉर में जीत रहा है। भारत के एलिफेंट पेस्ट के कंटेक्स्ट में कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ साल पहले ये सजेस्ट किया था कि इंडिया को अफगानिस्तान में ट्रूप्स भेजने चाहिए, ताकि वहाँ पर यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी अपनी न्यू दिल्ली विजिट के दौरान इंडिया को अपनी कोई ब्रिगेड या डिवीज़न अफगानिस्तान में पीस कीपिंग के लिए भेजने की रिक्वेस्ट करी थी। 2017 में जब तब के यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस इंडिया आए थे, तब उन्होंने इंडिया को अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ने को कहा था। इनडायरेक्टली वो इंडिया से अफगानिस्तान में ट्रूप्स भेजने की मांग कर रहे थे। तब की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मैटिस के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि देयर शैल नॉट बी बूट्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान, यानी इंडिया अपने सैनिकों को अफगानिस्तान नहीं भेजेगा।
इंडिया ने कहा कि वो अफगानिस्तान को इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन एड देकर रिबिल्ड करना चाहता है। इंडिया ने अफगानिस्तान से तालिबान को भगाने में मदद करी और 2001 से इंडिया $3 बिलियन अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन एड के लिए दे चुका है। अफगानिस्तान में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनीज और इंडियन इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं। अफगानिस्तान की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया ने $90 मिलियन में बनाई है, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने 2015 में किया था। भारत और अफगानिस्तान सदियों से दोस्त रहे हैं। अफगान लोग भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हज़ारों की तादाद में अफगान लोग इंडिया में रह रहे हैं। सही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण कितने ही अफगान लोग भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में $290 मिलियन की लागत से अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी बनाया था। इसे पीएम मोदी ने 2016 में इनॉग्रेट किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में केवल आतंकवाद फैलाता आया है, उससे अफगान लोग बहुत नफरत करते हैं। वे लोग अफगानिस्तान की बर्बादी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। यूएस और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट में यूएस अफगानिस्तान से 2021 के एंड तक अपनी मेजॉरिटी ट्रूप्स को हटा देगा। तालिबान ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट आउटफिट्स को काम नहीं करने देगा, लेकिन वो ये कैसे इंश्योर करेगा ये क्लियर नहीं है। तो इंडिया को वहाँ से पहला रिस्क टेररिज्म का है। उसके अलावा पाकिस्तान के आईएसआई के तालिबान के ही विंग हक्कानी ग्रुप के साथ अच्छे रिलेशंस और बैकिंग है, जिसके चलते वो अफगानिस्तान में एंटी इंडिया ऑपरेशंस चलाती आई है। यूएस के अफगानिस्तान छोड़ने पर आईएसआई अपना दबदबा फिर से बनाने और अफगानिस्तान से एंटी इंडिया ऑपरेशंस करने पर फिर से जुट जाएगी। तो ये दूसरा रिस्क है। तीसरा रिस्क अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, क्योंकि यूएस और तालिबान की नेगोशिएशंस में अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी की गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये प्रेजेंट अफगान सरकार कितनी वीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत का अफगानिस्तान में सोल्जर्स भेजना कई एनालिस्ट के द्वारा रीजनेबल भी माना जा रहा है। जहाँ तक जानमाल के नुकसान की बात है, तो भारत यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में भी अपने सैनिकों को 1948 से भेजता आ रहा है। उन सब मिशंस में भी कई भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और वो सारे देश ऐसे रहे हैं जिनसे भारत को डायरेक्टली किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहा है। और फिर ये तो हमारा पड़ोसी और करीबी मुल्क है, जहाँ की सरकार और लोग तो चाहते हैं कि भारत वहाँ पर पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजे ताकि टेररिज्म कंट्रोल में रहे। इसके अलावा ऐसा न करने पर भारत के दुश्मन यानी तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता है, उस वैक्यूम का फ़ायदा उठाकर वहाँ अपने एंटी इंडिया मंसूबे पूरे कर सकते हैं। भारतीय सरकारों का मानना रहा है कि हमने किसी भी देश पर सिवाय यूएन पीस कीपिंग मिशंस के कभी शांति, अनुशासन और व्यवस्था की बहाली के लिए ट्रूप्स नहीं भेजे। पर अफ़गानिस्तान के केस में, क्योंकि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी दांव पर है,
तो भारत को इस बारी उस लक्ष्मण रेखा को पार करना ही चाहिए। भारत एक वर्ल्ड पावर बनने की इच्छा रखता है, ऐसे में उसे कई मामलों में लीड करना होगा और अफगानिस्तान जैसी अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करना होगा। नहीं तो भारत दुनिया की नज़रों में ऐसा ही देश बना रहेगा जो कि कैपेबल तो बहुत है पर रीजनल और ग्लोबल रोल प्ले करने में पीछे ही रहता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजता है तो अमेरिका के साथ भारत के संबंध और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका पाकिस्तान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और भारत को ही वहाँ पर एक अहम भूमिका निभाते हुए देखना चाहता है। उसके अलावा क्योंकि यूएस के वहाँ से हटने पर उसके अफगानिस्तान में हो रहे खर्चे काफ़ी कम हो जाएंगे और उनके सोल्जर्स के जो लॉसेस हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और अगर इंडियन ट्रूप्स वहाँ जाती हैं तो सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल रहेगी, जैसा कि अमेरिका वहाँ पर चाहता है। अमेरिका पर भारत के इस सो कॉल्ड एहसान के बदले भारत अमेरिका से उसके वेपन्स और एम्यूनिशन ले सकता है, जो कि न केवल अफगानिस्तान में बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों के खिलाफ भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका के पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट और एम्यूनिशन है, जो हर देश अपनी मिलिट्री में लाना चाहता है। एक आखिरी चीज़ और, 2007 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन ओर और कॉपर के $1 ट्रिलियन यानी डॉलर की करंट रुपीज़ वैल्यू में 75 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व्स बताए गए। हालांकि ये अलग बात है कि अफगानिस्तान में ज़बरदस्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते और साथ ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ये कैसे और कब तक निकाले जाएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर भारत अफगानिस्तान की पिक्चर में रहता है तो डाउन द लाइन उन मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन का काम भारतीय कंपनीज को दिया जा सकता है, पर इस केस में भी वही लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी जैसा कि चीन दूसरे देशों के केस में रखता आया है। ओवरऑल भारत का अफगानिस्तान में सोल्जर्स भेजना ना भेजने से बेहतर ही होगा, पर सरकार यहाँ पर भी अपनी वही पुरानी नॉन इंटरवेंशन वाली रणनीति अपनाए हुए है। नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत और रूस के जॉइंट वेंचर में बनी है और जो दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसे खरीदने का इंटरेस्ट मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने दिखाया है। यहाँ आपको बता दें कि ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या लैंड से लॉन्च करी जा सकती है। क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है जो कि टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी टारगेट्स पर छोड़ी जाती है और लार्ज वॉरहेड्स यानी विस्फोटक सामान को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हाई प्रिसीजन के साथ ले जा सकती है। सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड या माक 1 जैसे कहते हैं। ये स्पीड सी लेवल पर अप्रॉक्सीमेटली 343 मीटर्स पर सेकंड होती है और मीडियम रेंज यानी 100 से 500 किलोमीटर की मारक रेंज वाली। ब्रह्मोस वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्को नदी के नाम से लिया गया है। और चाइना ब्रह्मोस मिसाइल से काफ़ी डरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल के डिप्लॉयमेंट की क्लियरेंस मिलने के बाद PLA डेली, जो कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उसने लिखा कि इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल को बॉर्डर पर डिप्लॉय करना चीन के तिब्बत और होनान प्रोविंसेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसने ये भी लिखा कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट से चाइना और भारत के रिलेशंस में कंपटीशन और टकरार बढ़ेगा
और साथ ही साथ रीजन की स्टेबिलिटी पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब साउथ चाइना सी में चीन से बढ़ती टकरारों के चलते वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगी थी ताकि वे चीन के एग्रेसिव स्टांस को कंट्रोल कर सकें। पर यहाँ भी भारत ने अपनी डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हुए ये सोचा कि कहीं ऐसा करने पर चीन अपसेट न हो जाए। नतीजा ये कि अभी तक ये डील ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। गलवान के बाद भारत ने चीन के प्रति एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है। होपफुली भारत इस मामले में भी पहल करेगा और इन देशों को ब्रह्मोस देने की बात पर अर्जेंसी दिखाएगा ताकि ये देश चीन की साउथ चाइना सी में बढ़ती दादागिरी को कंट्रोल कर सकें। नंबर 3, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है जिसमें समिट्स और मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं। कई सालों से इंडिया इन सब कंट्रीज़ के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करता आया है। इंडिया बहुत कॉशियस रहा है कि चीन इसको नेटो की तरह एक फॉर्मल मिलिट्री अरेंजमेंट ना समझ ले। हालांकि इंडिया, यूएस और जापान कई सालों से मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उनमें पार्टिसिपेट करने से मना करता रहा है। इंडिया का ये सोचना है कि ऑस्ट्रेलिया के मालाबार एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करने से चीन इसे एक मिलिट्री अरेंजमेंट मान लेगा। तो भारत चीन को अपसेट करने की आशंका से क्वाड की इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले करता रहा है। पर रिसेंट पास्ट में चीन की बढ़ती एग्रेसिवनेस को देखकर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड को चीन पर साउथ चाइना सी में प्रेशर बनाने का एक अच्छा तरीका मानने लगे हैं। भारत की भी चीन के साथ गलवान में झड़प हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत अब भी क्वाड को उतना एग्रेसिवली परस्यू नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। क्वाड भारत के लिए चाइना की बढ़ती माइट को कंट्रोल करने का और दुनिया के 3 डेवलप्ड देशों के साथ अपने रिलेशंस को हायर लेवल पर ले जाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर भारत अभी भी अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर बरकरार है और ये सुनहरा मौका गंवाता जा रहा है। कई लोग ठीक ही इंडिया को क्वाड का वीकेस्ट लिंक कहते हैं। इन 3 के अलावा भी कई ऐसी इश्यूज़ हैं जिनमें भारत हाथी की धीमी चाल चल के मौके गंवा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कई सालों से हमारे देश में अपोजिशन पार्टीज़ बहुत ही वीक हो गई हैं और स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ पर गवर्नमेंट के साथ हेल्दी डिबेट करने का इंटेंशन भी उनमें नज़र नहीं आया है। ऐसे में हम भारतीय नागरिकों को ही ट्विटर या अन्य किसी सोर्स से भी इन स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ पर अपनी राय और सॉल्यूशंस कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देते रहने चाहिए ताकि सरकारों का इनएक्शन एक्शन में बदले, और उसके साथ साथ ही सरकारों के अच्छे कामों को भी सराहना चाहिए। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप कम से कम एक कंसर्न इंडियन के साथ ज़रूर शेयर करें, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहा हो। इससे इन इम्पॉर्टेंट और रिलेटिवली हिडन इश्यूज़ की जानकारी भारतीय लोगों में बढ़ेगी। इस वीडियो में था ब्यौरा चाइना की एशिया में इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस का। इसी सीरीज़ की आने वाली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह चाइना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके अलावा ब्राज़ील, वेनेजुएला और यहाँ तक कि यूएस और कई और डेवलप्ड कंट्रीज़ पर भी अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस चला रहा है। हमारे चैनल का एंडेवर है कि आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, स्पिरिचुअलिटी हो, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल हो या फूड हो। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन के चलते अगला लेकर आएंगे ट्रैवल एंड फूड से रिलेटेड एक एक्साइटिंग वीडियो। तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस को बिना डिले देख सकें और साथ साथ हमारे वीडियोस को शेयर करके हमारी इस एक्सटेंडेड फैमिली में नए मेंबर्स ऐड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।